हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सौम्या एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। चलिए, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज स्टूडेंट्स हम लोग सीटेट की प्रिपरेशन को एकदम जो है अब स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अब जो है आपका मार्च में नोटिफिकेशन आएगा और जुलाई में जो है नेक्स्ट एग्जाम्स की जो है आपको सूचना मिल जाएगी। यानी कि इस बार बच्चे यानी कि एक साल में एग्जाम नहीं होगी, बल्कि 6 मंथ में फिर जो है सीटेट एग्जामिनेशन लेगी। ठीक है, तो वैसे बच्चे जिन्होंने मौका पिछले जो है एग्जाम में चूक गए हैं, तो उनके लिए जो है ये आने वाला जो सीटेट का एग्जामिनेशन है वो सुनहरा अवसर है। तो इसलिए खोइए नहीं और हमारे साथ एकदम तैयारी में लग जाइए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर लीजिए। तो चलते हैं स्टूडेंट। सबसे पहली बात है कि आज हम लोग सोशल स्टडीज को देख रहे हैं और यहाँ देखे होंगे कि ये सोशल स्टडीज जो है जो बीएड किए हुए बच्चे हैं तो उनके लिए 6 to 8 की तैयारी होती है और 6 to 8 के लिए जो है सोशल स्टडीज पढ़ना होता है। ठीक है, और साथ ही जो बच्चे बीकॉम और बीएड किए हैं उनके लिए भी ये सोशल स्टडीज जो है बहुत ही जरूरी है, इन्हें पढ़ना है, तभी आप जो है मिडिल स्कूल के टीचर बन पाएंगे। तो चलते हैं बच्चे आगे। यानी कि सबसे पहली बात है कि आप हमारे सौम्या एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सीटेट से रिलेटेड सारी अपडेट मिल सके और अच्छे वीडियो मिल सके और आपके एग्जामिनेशन को आसान बना सके और आपको सफलता सुनिश्चित करा सके। ठीक है, तो चलते हैं। तो सबसे पहली बात आपको बता दें बच्चे कि यहाँ पर सीटेट के अलावा जो है अभी स्टेट की आगामी जो है एग्जाम होने वाली है और अभी बीएड एंट्रेंस टेस्ट की जो फॉर्म फिलअप हो रही है 2 इयर्स और 4 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स की, तो ये दोनों की तैयारी जो है हमारे यहाँ स्टार्ट है। आप सुबह 10 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक जो है आप बीएड और डीएलएड एंट्रेंस की जो है तैयारी हमारे संस्थान से ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही हमारे यहाँ नेट की भी तैयारी होती है और जितने भी बीएड और डीएलएड के कोर्स हैं और टीचिंग से रिलेटेड जो भी कोर्स है उनकी तैयारी होती है। तो चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। तो चलते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट की ओर। तो आज हम लोग जो है यहाँ पर जो है क्या है देखेंगे कि आज का जो पहला चैप्टर है जो कि सोशल स्टडीज का है बच्चे, तो चैप्टर है क्या, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, यानी कि हम इतिहास में बहुत सारी बातों को जो है जानेंगे कि कोई जो इतिहास में हम देखते हैं अतीत से संबंधित घटनाओं, अतीत से संबंधित विभिन्न प्रकार के सूचनाओं या विभिन्न प्रकार के बातों या संदेशों से जो हम अवगत होते हैं, तो उसी को कहा गया कि पहले क्या था, अब कब हुआ था, ये सारी चीजें कहाँ हुआ था और कैसे हुआ था। तो इनका पता हम इस चैप्टर से क्या करेंगे, लगाएंगे। तो सबसे पहली बात हम बच्चे आपको बता दें, जब भी आप इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास कहते किसे हैं, तो अतीत से संबंधित यानी अतीत में घटित घटनाओं को ही हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। ठीक है, आप सभी जानते हैं, यानी कि जो बातें बीत चुकी है उसे ही और उसके बारे में क्या करना, ज्ञान प्राप्त करना, उसका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ बच्चे ये देखेंगे कि इतिहास के बाद जानेंगे कि पहले के समय में जो थे यानी कि अतीत के जो लोग थे जिसे कि हम आदि मानव कहते थे। ठीक है, तो ये आदि मानव जो थे पहले आखेटक जीवन जिया करते थे, यानी कि आखेटक जीवन व्यतीत करते थे। तो अब आपके मन में आ रही होगी कि भाई आखेटक होता क्या है। आखेटक कहते हैं यानी कि शिकार करने वाले को, यानी कि शिकार करने वाले जो शिकारी होते हैं, तो इन शिकारियों को हम क्या कहते हैं, आखेटक कहते हैं। आ गई बात समझ में? चलिए अब हम यहाँ क्या देखेंगे बच्चे कि प्राचीन काल में यानी कि कहाँ कई लाख वर्ष पहले से जो है लोग जो है नर्मदा नदी के तट पर रह रहे हैं। यानी कि
अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्राचीन काल में लोग किस नदी के तट पर रहा करते थे, तो हम बोलेंगे नर्मदा नदी के तट पर। ठीक है, तो यहाँ नर्मदा नदी के तट पर रहने वाले जो लोग होते थे, ये आरंभिक लोग क्या होते थे, यानी कि कुछ आरंभिक लोगों में से कुछ लोग जो होते थे ना बच्चे, वो कुशल संग्राहक होते थे। यानी कुशल संग्राहक का मतलब होता है स्टोर करने वाला, जैसे कि भोजन से संबंधित बातों को या विभिन्न प्रकार के उपयोगी वस्तुओं को ऐसे लोग क्या करते थे, इकट्ठा करके रखते थे, जमा करके रखते थे, संग्रहित करके रखते थे, ताकि भावी भविष्य में क्या हो सके, उनका हम उपयोग कर सके या दूसरों के ये वे काम में आ सके। ठीक है, तो ये जो संग्राहक होते थे वो आसपास के जंगलों के विशाल संपदा से क्या थे, परिचित थे। यानी कि जंगल में जो भी खाने पीने या जो भी वहाँ के थी, जैसे लकड़ियाँ हुआ, औषधियाँ हुआ, ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के उत्पादों से वो क्या थे, अवगत थे। तो उन उत्पादों को वो क्या करते थे, इकट्ठा करते थे, संग्रह करते थे और साथ साथ जानवरों का भी शिकार करते थे। ठीक है, यहाँ तक आप सभी समझ गए होंगे। अब यहाँ हम लोग नेक्स्ट बातें हम बच्चे क्या जानेंगे कि आज से लगभग 8000 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के लोगों ने सबसे पहले क्या था, गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाया था। ठीक है, तो अगर आपको पूछा जाए कि क्या कहते हैं, गेहूं और जौ जैसी फसलों को सबसे पहले जो है किस मतलब कि लोगों ने मतलब कि क्या किया था, उपजाया था, तो हम क्या बोलेंगे, उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरथर पहाड़ी के लोगों ने। ठीक है, चलिए, साथ ही इन लोगों ने यानी कि सुलेमान लोगों ने और किरथर पहाड़ियों के लोगों ने बच्चे, इन्होंने भेड़ भी, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को क्या बनाया, पालतू बनाया। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा जानते हैं सहायक नदियां। ठीक है, तो सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में क्या होती है, मिल जाती है। ठीक है, तो यानी कि बड़ी नदी में मिल करके वो क्या होती है, सहायक नदियां कहलाती है। जैसे कि कोसी नदी एक सहायक नदी है, गंडक नदी सहायक नदी है, घाघरा हो गया, सोन नदी हो गया, और भी बहुत सारी नदियां हैं जो कि क्या है भाई, सहायक नदियों के श्रेणी में आते हैं। अब हम यहाँ क्या बच्चे देखेंगे कि लगभग 4700 वर्ष पहले इन्हीं नदियों के किनारे आरंभिक नगर जो है वो क्या हुए, विकसित हुए। ठीक है, चलिए, तो क्या बोलेंगे कि आरंभिक नगर कहाँ विकसित हुए, तो हम बोलेंगे सहायक नदियों के किनारे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। अब हम यह बच्चे देखेंगे कि गंगा और उसकी जो भी सहायक नदियां हैं, तो इनके किनारे समुद्रवर्ती इलाकों में नगरों का क्या हुआ, विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ, यानी पहले हुआ। ठीक है, चलिए, गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का जो क्षेत्र है वो प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। ठीक है, इनको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो है क्वेश्चन बनेगा आपका, कहेगा कि गंगा के दक्षिण में इन नदियों के पास यानी सहायक नदियों के पास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था, तो वहां हम क्या बोलेंगे, मगध नाम से जाना जाता था। और वही मगध अभी वर्तमान में क्या बन गया, बिहार बन गया। ठीक है, तो ये मगध के जो शासक हुआ करते थे ना बच्चे, ये बहुत ही पावरफुल हुआ करते थे, बहुत ही शक्तिशाली हुआ करते थे, और इन्होंने एक विशाल राज्य भी स्थापित किया था। कहते हैं ना कि अगर बाजुओं में दम है, हर दिल में हिम्मत है, जज्बा है, तो हम कुछ भी जो है पूरी कायनात को क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार जो है ये मगध शासक जो थे वो बहुत ही शक्तिशाली हुआ करते थे, जिसके कारण उन्होंने बहुत सारे विशाल राज्यों का क्या किया था, स्थापना किए थे। ठीक है, अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना इनके द्वारा यानी मगध शासकों के द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आप सभी अगर समझ रहे हैं तो कमेंट बिल्कुल बच्चे करिए। अब यहाँ हम बच्चे देखेंगे
तो कहेगा कि बिहार का पुराना नाम क्या था, तो बोलेंगे मगध। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बातें देखेंगे कि हम भारत को इंडिया के नाम से जानते हैं। तो इंडिया शब्द जो है इंडस से क्या है, निकला है। ठीक है, जिसे कि संस्कृत में हम क्या बोलते हैं, सिंधु कहते हैं। ठीक है, तो लगभग 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम देशों से आने वाले जो भी ईरानी थे और यूनानी वगैरह थे, यूनान के रहने वाले लोगों को यूनानी कहते हैं। यूनानी ने सिंधु को क्या कहा, हिंदोस कहा। क्या कहा बच्चा, हिंदोस कहा और इंदोस कहा। और इसी नदी के पूर्व में यानी कि सिंधु नदी के पूर्व में ही भूमि को क्या कहा गया, इंडिया कहा। तो हम लोग जो भारत के जो लोग हैं वो किस नदी के किनारे हैं भाई, तो किस नदी के पूर्व में है, तो सिंधु नदी के पूर्व में हम लोग क्या है, विराजमान है। यानी भारत जो है वो सिंधु नदी के पूर्व में क्या है, स्थित है। आई बात समझ में। तो सिंधु नदी को ही क्या है, यूनानियों ने और ईरानियों ने क्या कहा, हिंदोस और क्या कहा बच्चा, इंदोस कहा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी तरह से आप सभी समझ गए होंगे। अब हम देखेंगे बच्चे कि भारत नाम का जो प्रयोग हुआ वो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। ठीक है, यहाँ भारत नहीं देंगे, भरत देंगे। तो भरत नाम का प्रयोग जो है उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। और इस समूह का उल्लेख जो है संस्कृत के आरंभिक रचना है ऋग्वेद, जो कि 3500 वर्ष पुरानी है ऋग्वेद, उसमें इनका वर्णन मिलता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बातें बच्चे देखेंगे कि यहाँ जो है यानी कि अतीत में जो भी बातें होती, जो भी संदेश होते थे, जो भी घटनाएं होते थे, तो उनको कहाँ लिखा जाता था, तो पांडुलिपि में लिखा जाता था। अब आपके मन में होता होगा कि पांडुलिपि भाई होता क्या है। ठीक है, यानी कि जो पुस्तकें हाथ से लिखी जाती है, जैसे कि आज हम लोग क्या कर रहे हैं, आज हम लोग जो भी बातों को नोट किस पे करते हैं, तो कॉपी में करते हैं, जो कि हमें क्या होते हैं, लकड़ियों से प्राप्त हम करते हैं। ठीक है, उससे कागज का क्या होता है, निर्माण होता है। तो उस समय में भाई छपाई मशीन नहीं थी। ठीक है, जो कि कॉपी वगैरह छप सके, या फिर आपको मतलब कि जो आज हम पेपर मैगजीन न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं, तो उस तरह की छपाई पहले बच्चे नहीं होती थी। ठीक है, तो ये पांडुलिपि जो पहले होते थे, तो विद्वान वगैरह क्या करते थे, ये लोग मतलब कि हाथों से उन सारी बातों को क्या करते थे, लिखते थे। ठीक है, जैसे कि बचपन में हम लोग हाथों से लिखते थे ना, इंक और क्या कहते हैं, दवात डुबा डुबा करके उसे लिखते थे और अपनी राइटिंग को क्या करते थे, सुंदर बनाते थे, इम्प्रूव करते थे। ठीक उसी प्रकार जो है उस समय में, प्राचीन समय में, यानी कि विद्वान लोग जो थे वो क्या करते थे, पांडुलिपि को जो है एक बुक का प्रारूप देते थे। ठीक है, तो हाथों से जो पुस्तकें लिखी जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, पांडुलिपि कहते हैं। पांडुलिपि को हम अंग्रेजी में मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। मैनु का तात्पर्य क्या होता है बच्चा, मैनु का तात्पर्य होता है हाथ से। क्या होगा, हाथ से, यानी कि हाथ से जो स्क्रिप्ट तैयार किए जाते हैं उसे ही हम मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। आई बात समझ में। अर्थात हाथ से लिखी गई सामग्रियां ही क्या कहलाती है, मैन्युस्क्रिप्ट या फिर पांडुलिपि कही जाती है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ क्या देखेंगे कि यह जो पांडुलिपि है ये ताड़पत्रों में, ठीक है, ताड़पत्रों में और हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज या भुर्ज होगा, भुर्ज नामक पेड़ की जो छाल है, तो इससे विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र जो है पर लिखी जाती थी। तो यहाँ हमने आपको दिखाया है कि ये है भोजपत्र, और भोजपत्र पर क्या है भाई, यानी कि उस समय में इस तरह से लिखा जाता था। ठीक है, तो ये भोजपत्र आज के जमाना में बहुत महंगा है भाई। ठीक है, और आसानी से ये मिलते भी नहीं है। भोजपत्र के जो होते पेड़ होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या देखेंगे, तो पांडुलिपि किसमें लिखे जाते थे, तो बोलेंगे भुर्ज नामक पेड़ की छाल। ठीक है, यहाँ ब नहीं होगा, भ होगा। भुर्ज नामक पेड़ की छाल
से विशेष तरीके से तैयार किया गया भोजपत्र पर जो है क्या की जाती थी और ताड़पत्रों पर पांडुलिपियां लिखी जाती थी। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि ये जो पांडुलिपियां हैं तो पांडुलिपियों में क्या बातें होती थी, क्या क्या लिखी जाती थी। तो उस समय में धार्मिक मान्यताओं पर आधारित जो भी बातें थी, ठीक है, और व्यवहारिक बातें थी, ठीक है, राजाओं के जीवन से संबंधित बातें थी, औषधियों से संबंधित बातें थी और विज्ञान आदि संबंधित सभी प्रकार के विषयों की जानकारी या चर्चा जो है हमें पांडुलिपियों से क्या होती थी, मिलती थी। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बच्चे क्या देखेंगे कि इनके अतिरिक्त यानी किनके अतिरिक्त कि पांडुलिपि में धार्मिक मान्यता या व्यवहारिक बातें या राजा से संबंधित बातें या राजाओं के जीवन से संबंधित बातें, औषधियों के बारे में, विज्ञान के बारे, इसके अलावा भी जो है हम क्या करते थे यानी कि पांडुलिपियों में कई बातों को लिखते थे। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी से हम आपको चर्चा करना चाहेंगे कि ये जो पांडुलिपियां होते थे तो बहुत ही उसको क्या किया जाता था यानी कि मंदिरों वगैरह में जो है संरक्षित किया जाता था। ठीक है, सुरक्षित रखा जाता था ताकि, लेकिन क्या हुआ कि भाई ये तो पेड़ हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि उसमें कीड़े लगना शुरू हो गए, यानी जिससे कि बहुत सारी पांडुलिपियां जो हुई बच्चे वो क्या होने लगी यानी कि खराब हो गई, और खराब हो गई तो जो भी मतलब कि विद्वान मेहनत किए थे वो पूरी तरह क्या हो जाती थी, नदारद हो जाती थी। तो इस तरह से मतलब कि इन पांडुलिपियों को क्या किया जाता था यानी कि एक अच्छे जगह में सुरक्षित रखा जाता था और कई प्रकार के कीटनाशकों को मतलब कि लगा करके इसे क्या किया करते थे, हम तभी सुरक्षित रखते थे। ठीक है, तो अब यहाँ हम स्टूडेंट देखेंगे कि ये जो पांडुलिपियां हैं तो ये पांडुलिपियां एक विशेष प्रकार से क्या की जाती थी मतलब कि लोगों को कई तरह के बातों से अवगत भी कराती थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि ये जो बातें हैं ये बातें कई तरह के मतलब कि कहिए कि लोगों के विभिन्न प्रकार के व्यवहारों पर यानी कि पांडुलिपियों में जैसे कि आम जनता के भी जो अच्छे बातें होते हैं या उनके साहस से संबंधित बातें होती है तो हर बातों को क्या किया जाता था, सुरक्षित रखा जाता था और उसमें उसका वर्णन किया जाता था। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे कि कुछ पांडुलिपियां जो उस समय में होते थे वो संस्कृत में लिखे होते थे, कुछ जो होते थे प्राकृत भाषा में लिखे होते थे और कुछ पांडुलिपियां तमिल भाषा में लिखे हुए होते थे। तो प्राकृत भाषा में जो भी पांडुलिपियां बच्चे होते थे उसे आम लोग क्या करते थे मतलब कि बोलते थे यानी कि प्रयोग करते थे। ठीक है, चलिए तो हम क्या देखें, पांडुलिपियों में महाकाव्य जो है लिखे जाते थे, कविताएं लिखे जाते थे, नाटक आदि का संकलन किया जाता था, साथ ही राजाओं के जीवन, व्यवहारिक बातें और विभिन्न प्रकार के धार्मिक मान्यताओं पर आधारित बातें, विज्ञान, औषधि तथा कई तरह के जो है ज्ञानों को क्या किया जाता था यानी कि पांडुलिपियों में स्थान दिया जाता था। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं आर्टिकल यानी कि अभिलेख के बारे में। तो ये है आपका अभिलेख। अभिलेख क्या होता था, तो उस समय में यानी कि अभिलेख यानी ऐसे लेख जो पत्थर और कठोर धातुओं पर क्या होते थे, कठोर धातुओं के सतह पर उत्कीर्ण किए जाते थे, खुदाई करके लिखे जाते थे। तो उस वैसे लेख को हम क्या बोलते थे, अभिलेख बोलते थे। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि ये क्या है भाई, अभिलेख है जो कि पत्थरों पर क्या की गई है, इसकी खुदाई की गई है। समझ में आ गई बात। तो ये जो है दूसरी मतलब कि लिपि में अगर हम कुछ लिखने के लिए कोई ना कोई लिपि का क्या लेते हैं, सहारा लेते हैं। जैसे हिंदी लिखते हैं हम लोग तो देवनागरी लिपि का सहारा लेते हैं, अगर हम लोग इंग्लिश लिखते हैं तो रोमन लिपि का सहारा लेते हैं। तो ठीक उसी प्रकार उस समय में लोग संस्कृत, प्राकृत और तमिल, ठीक है, आर्मेयिक, ब्राह्मी कई लिपियों का क्या लेते थे,
सहारा लेते थे। अब हम क्या देखेंगे कि 2250 वर्ष पुराना जो अभिलेख है ये कहाँ मिलता है, तो अभी वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से जो है ये मतलब कि क्या हुआ है, आर्टिकल प्राप्त हुआ है, यानी मिला है। ठीक है, यह जो अभिलेख है सम्राट अशोक नामक जो शासक के आदेश पर लिखा गया था, और इस आर्टिकल में जो होते थे यानी कि राजा महाराजा अपने आदेशों को भी क्या किए करते थे, उत्कीर्ण कर देते थे ताकि लोग उसे पढ़ सके और उनके विभिन्न प्रकार के आज्ञा का क्या कर सके, पालन कर सके। ठीक है, तो यह जो अभिलेख है इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यानी कि कांधार क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा आर्मेइक नामक दो प्रकार की लिपियों में क्या थे, लिखे गए थे। और यानी कि कहेगा कि अफगानिस्तान के कांधार में जो प्राप्त अभिलेख हैं वो किन भाषाओं में लिखे गए, तो हम बोलेंगे क्या, तो हम बोलेंगे यूनानी भाषा और आर्मेइक जो है भाषा या लिपि में लिखे गए। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट जानेंगे पुरातत्वविद किसे कहते हैं। ठीक है, तो पुरातत्वविद की जब बात होती है तो यहाँ हम कहेंगे भाई, तो इसको हम आर्कियोलॉजिस्ट भी अंग्रेजी में बोलते हैं। तो अतीत से संबंधित वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति ही क्या कहलाता है, पुरातत्वविद कहलाता है। ठीक है, तो अतीत से संबंधित जैसे कि क्या है, लाखों हजारों वर्ष पहले जो थे बहुत ऐसी घटनाएं, बहुत ऐसे वस्तुएं, जैसे कि हम हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता की जब हम खुदाई करते हैं तो वहाँ हमें कई अवशेष और कई प्रकार के वस्तुओं के साक्ष्य जो है प्रमाण के रूप में मिलते हैं। तो इन सारी चीजों की पता हमें कैसे चली, तो पुरातत्वविदों के द्वारा चली। ठीक है, तो हम भाई क्या कहेंगे कि जो व्यक्ति अतीत से संबंधित वस्तुओं का अध्ययन करता है पुरातत्वविद कहलाता है। और पुरातत्वविद बच्चे जो होते हैं वो पत्थर और ईंटों से बने हुए इमारतों के अवशेष, चित्र, मूर्तियों का अध्ययन करते हैं कि भाई कितना पुराना है या नहीं है, तो उनको एक एक चीजों को वो क्या करते हैं, पता करते हैं। पुरातत्वविद जो है वो औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों, सिक्कों की प्राप्ति के लिए भी खुदाई करते थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बातें देखेंगे कि पुरातत्वविद जो होते थे वो जानवरों के हड्डियों को, ठीक है, जानवरों के हड्डियों को, चिड़ियों के हड्डियों को, मछलियों के हड्डियों को भी ढूंढते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि यह इसलिए ढूंढते हैं क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि भाई अतीत में लोग क्या खाते थे, अतीत में लोग क्या खाते थे। तो इसलिए ये पुरातत्वविद क्या करते थे, यानी कि जानवरों के हड्डियों को, मछलियों के हड्डियों को और चिड़ियों के हड्डियों को जो है ढूंढा करते थे। ठीक है, अब बात आती है इतिहासकार। इतिहासकार हम किसे कहते हैं, इनको समझिए। यानी कि जो अतीत का अध्ययन करते हैं यानी कि उसे हम क्या कहेंगे, इतिहासकार कहेंगे, या इतिहास की जानकारी रखने वाले, अतीत से संबंधित विषयों की जानकारी रखने वाले को हम क्या कहेंगे, इतिहासकार कहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जानेंगे कि वर्ष की जब गणना यानी कैलकुलेशन, यानी कि पूरे वर्ष का जो हम कैलकुलेशन करते हैं, ये ईसाई धर्म प्रवर्तक जो थे ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। ठीक है, यानी कि जो भी तिथियां आज हम करते हैं ना, तो उनका गिनती जो होता है वो मतलब कि ईसा मसीह के जन्म से क्या होती है, प्रारंभ होती है। यानी कि कहिए कि 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य है कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ठीक है, तो ईसा मसीह का जो जन्म की पूर्व की सभी तिथियां वो क्या कहलाती है, ईसा से पूर्व के रूप में मानी जाती है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे ईस्वी पूर्व, ईस्वी बाद, ये सारी बातें आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अब यहाँ आप अंग्रेजी में जो है बीसी देखते होंगे, इस तरह से बीसी। तो ये बीसी
हिंदी में है, और जिसका कि होता है भाई क्या, यानी कि जिसका तात्पर्य है बी से बिफोर और सी फॉर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट मतलब ईसा पूर्व, ईसा पूर्व होता है, जबकि एडी का पूरा नाम जो है, फुल फॉर्म जो है वो एनो डोमिनी होता है। ये एनो डोमिनी दो ऐसे लैटिन शब्द हैं, एक ऐसे लैटिन वर्ड है जिसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। ठीक है, चलिए ये समझ गए। अब हम जानते थोड़ी सी सीई के बारे में। सीई का जो प्रयोग है वो सी फॉर कॉमन, ई फॉर ईरा। ठीक है, कॉमन ईरा के लिए किया जाता है, यानी कि भारत में तिथियों के इस रूप का जो प्रयोग होता है वो लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बीसी, फिर उसके बाद एडी, उसके बाद सीई के बारे में बिल्कुल जान गए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बच्चे देखेंगे कि जो भी अज्ञात लिपि है, यानी कि जिस लिपि को मतलब कि अभी तक पढ़ा नहीं गया है तो वो अभी क्या है, अज्ञात है। यानी कि जिस लिपि को ज्ञात नहीं किए हैं तो वो अज्ञात लिपि में कहलाएगा। तो अज्ञात लिपि को जानने के एक प्रसिद्ध कहानी जो है, यानी कि उत्तरी अफ्रीका देश का मिस्र से मिलता है। तो मिस्र में एक कस्बा है जिसका नाम है रोसट्टा। ठीक है, ये रोसट्टा जो है, यानी कि कहिए कि रोसट्टा की कहानी जो है आज से लगभग 5000 वर्ष पहले यहाँ राजा रानी रहा करते थे, यानी कि मिस्र के रोसट्टा में। ठीक है, तो ये रोसट्टा जो है मिस्र के उत्तरी तट पर, यानी कि एक कस्बा है रोसट्टा नामक जगह। ठीक है, यहाँ एक उत्क्रमित खुदे हुए जो है पत्थर मिले हैं। ठीक है, तो ये उत्क्रमित नहीं बोलेंगे, उत्कीर्णित बोलेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा एरर है, उत्कीर्णित होगा, यानी कि खुदे हुए पत्थर मिले हैं, उत्कीर्ण किए हुए पत्थर मिले हैं। और उस पत्थर पर, तो ये है आपका पत्थर। ठीक है, तो इस पत्थर में क्या है भाई, जिस पर क्या है, एक ही लेख 3 अलग अलग भाषाओं तथा यूनानी तथा मिस्र लिपि में क्या है, लिखे गए हैं। यानी कि क्या बोले हम कि रोसट्टा में क्या था, एक ही लेख जो है 3 अलग अलग भाषाओं तथा लिपियों में, यूनानी तथा मिस्र लिपि के 2 प्रकारों में क्या है, लिखे गए हैं। एक मिस्र और एक यूनानी लिपि में क्या है, लिखे गए हैं। अब यहाँ पीटी वगैरह वगैरह का जो है क्या अर्थ है, तो ये तो मतलब कि अज्ञात लिपि थी भाई, पढ़ी नहीं जा सकती थी। लेकिन बाद में जो है कुछ विद्वानों ने यूनानी भाषा पढ़ सकते थे तो उन्होंने ये पढ़ा। ठीक है, और उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के जो नाम है एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं, और इस छोटे से फ्रेम को क्या कहा जाता है, कारतूस कहा जाता है। तो और इसके बाद जो है विद्वानों ने यूनानी और मिस्र संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्र अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की, और यहाँ एल अक्षर के लिए शेर और ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बनाए गए, यानी कि बने हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, एल अक्षर के लिए शेर और ए अक्षर के लिए चिड़िया, यानी एल फॉर होता है भाई लायन और ए फॉर होता है एब। एब मतलब होता है चिड़िया। तो यहाँ देख लीजिए कि यहाँ पर लायन बना है एल, और यहाँ पर देखिए कि ये चिड़िया है भाई, एब्स है। ठीक है, यानी कि एब्स मतलब होता है पक्षी। ठीक है, तो इस तरह से जो है पहले के समय में क्या किया जाता था, यानी कि रोसट्टा में जो ये मतलब कि लिपि जो है वो यूनानी और मिस्र लिपि में जो है मौजूद थे। ठीक है, तो इस तरह से बच्चे आज हम लोगों ने यानी कि सोशल साइंस का यानी हिस्ट्री चैप्टर का जो है पहला चैप्टर पढ़ा, यानी कि कब, कहाँ, कैसे, क्यों। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी को आज का वीडियो बिल्कुल जो है समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा लाइट का फ्लक्चुएशन हो रहा है,
तो अगर आप सभी को सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ गई हो तो बिल्कुल आप सभी कमेंट कीजिए और शेयर भी बहुत ज़्यादा कीजिए भाई, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी कराइए। ठीक है बच्चे, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले कॉन्सेप्ट के साथ, यानी कि कल, यानी कि तब तक के लिए आप सबसे विदा लेते हैं। बाय बाय।